एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2। पिछले व्लॉग में वर्क विजिट वीज़ा के हवाले से बात की थी, वो मैं लगवा के आया हूँ। और फिर मैं जब वो एक्सटेंड नहीं हुआ तो मैं वापस गया फिर यहाँ से वर्क वीज़ा लेने के लिए, और मैं दोबारा वर्क वीज़ा लगवा के फिर आया हूँ। और उसमें भी सेम प्रोसेस है सारा जो कि वर्क विजिट में है। आपको मैं पिछले भी बताना भूल गया था कि मेडिकल की अपॉइंटमेंट भी लेनी होती है उसमें कैम्का की। अब पहले तो कुछ स्कैम भी आजकल चल रहे हैं कि कैम्का की मेडिकल ही नहीं होते, मेडिकली पर्स करवा के कैम्का कह देते हैं। पर वो सब कुछ जो है वो सब डिजिटल है और वेरीफाइबल है ऑनलाइन। तो जब तक वो वेरीफाइड ना हो ऑनलाइन और डिजिटली एक्सेस ना करें आप उसको, आप किसी एजेंट की बातों में ना आइएगा। और जो वर्क वीज़ा है मैं उस पर दोबारा आऊँगा। वर्क वीज़ा बेसिकली उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा से ये सहरा दिखा दे यहाँ पे। ओके, सो जो वर्क वीज़ा है वो एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट इशू करती है एक सर्टेन कोटा कि आप फॉरेन क्वालिफाइड वर्कर्स या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या मैनेजर्स या जो भी हैं आपको रिक्वायर्ड हैं, वो आप इतनी लिमिट में फ़लाँ मुल्क के लेके आ सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक इंडस्ट्री है उसको गवर्नमेंट ने 100 वीज़ास दिए हैं, वर्क परमिट दिए हैं कि आप 100 बंदे बुला सकते हैं। तो उनमें से उन्होंने एक रेशो रखी होगी कि 20 जो है वो पाकिस्तान से होंगे, 40 जो है वो इंडिया से होंगे, 10 नेपाल से, इसी तरह एक रेशो होगी। उसमें जो वीज़ाज आते हैं वो आपके बेसिकली वही वर्क वीज़ा होते हैं, वही वर्क परमिट के अगेंस्ट इशू होते हैं। और उसके लिए बाकायदा हायरिंग होती है जो कि आपकी अप्रूव्ड एजेंट के थ्रू होती है पाकिस्तान, इंडिया वगैरह वगैरह में। अब इस वर्क वीज़े को एक और तर्ज में भी यूटिलाइज़ किया जाता रहा है माजी में और अब भी करते हैं, वो है आज़ाद वीज़ा के नाम से। आज़ाद वीज़ा बेसिकली ये कंसेप्ट तब आया जब लोगों को वीज़ाज नहीं मिल रहे थे, बहुत कम वीज़ाज मिल रहे थे। और फिर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी थी, तो लोग क्या करते थे कि बड़े महंगे पैसे दे के वीज़ा लेके यहाँ एक कफ़ील से वीज़ा लिया, जो कि फ़र्ज़ी कंपनी होती थी अक्सर मोस्टली। उस फ़र्ज़ी कंपनी से वीज़ा लिया और आके दूसरी कंपनी में काम किया, रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स करके काम करते रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली अब ख़त्म कर दिया हुआ है। अब अगर कोई आता भी है और करता भी है तो वो एक रिस्क है जो कि आई डोंट थिंक वर्थ है उसको लेने की, बिकॉज जॉब मार्केट की सिचुएशन बड़ी सैचुरेटेड है। स्किल्स लोकल यहाँ पे बहुत सारा अवेलेबल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी आज़ाद वीज़े वाला कंसेप्ट आप अडॉप्ट करना चाहिए और वीज़े पैसे दे के वीज़ा लेके यहाँ आके और फिर करना चाहिए। बहरहाल ये एक अलग से बहस है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, क्या वो यहाँ पे वायबल हैं कि नहीं। अगर हैं तो फिर आप लेके आके यहाँ पे आपको सिर्फ एक ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको इंटरव्यू की टेबल तक आसानी से एक्सेस मिल जाती है कि आप अपने मुल्क में बैठे हुए आपको जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको उसका रिस्पांस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट में लोग अवेलेबल होते हैं, ऑलरेडी इतने अवेलेबल होते हैं कि वो उनको यहीं से मिल जाते हैं। तो फिर ये आपको एज मिल सकता है कि आपके पास अगर आज़ाद वीज़ा है या वर्क विजिट वीज़ा है तो आप यहाँ पे आएँ और जो ही वैकेंसी आए आप उस कंपनी में जाएँ, अपनी CV जमा कराएँ, अपना इंटरव्यू दें, वो आपको सेलेक्ट करें। लेबर है तो आप स्किल जो है वो अपने शो करें। ये एक बेनिफिट है। इसके अलावा आप जितने लेजिस्लेटिव कंसर्न हैं आज़ाद वीज़ा के हवाले से, आई डोंट रिकमेंड कि किसी को आना चाहिए। आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर बाकायदा एक अथॉरिटी है सिमा के नाम से, लेबर फोर्स के यहाँ पे बड़ी एक्टिव है। तो आई डोंट रिकमेंड कि लोग आएँ उसके ऊपर, बट अगर आना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है। बाकी वर्क वीज़ा और वर्क विजिट वीज़ा में फ़र्क, जो मेन फ़र्क ये है कि वर्क वीज़ा में आपको इकामा इशू होता है और इकामा जो है वो उसके अगेंस्ट आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं फैमिली विजिट पे या रहने के लिए। जॉब शिफ्ट कर सकते हैं सर्टेन टाइम के बाद, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, कुछ मज़ीद आपको फैसिलिटीज़ होती हैं। बट वो आपको एक्चुअल कंपनी के ऊपर, एक्चुअल जॉब के ऊपर आना चाहिए और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिजिटली ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पे भी हो आप वो देखें, यहाँ पे आके काम करें। तो अब चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा एक
چینل میں آ گئی ہیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو فلاں بندہ گیا تھا آزاد ویزے پہ کامیاب ہو گیا ہے, فلاں بندہ گیا تھا وہ بھی کر رہا ہے, اتنے پیسے کما رہا ہے. تو وہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں جانتا ہوں شاید وہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے کچھ لوگ جو ریسنٹلی واپس گئے ہیں یہاں سے. لٹرلی مور دین 10 ایئرس وہ لوگ وداؤٹ اینی ویزا, جو پہلے ویزے پہ آئے تھے وہ ختم ہوا, پھر وہ وداؤٹ ویزا یہاں پہ نہ صرف جاب کرتے رہے ہیں بلکہ ڈلیوری کی جاب کرتے رہے ہیں. اور وہ ڈلیوری کی جاب بھی ایک اچھی کمپنی کے ساتھ کرتے رہے ہیں. ان کے پاس نہ ڈرائیونگ لائسنس نہ اقامہ, اور وہ اپنی زندگی یہاں پہ بالکل پرسکون طریقے سے تمام ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے انجوائے کرتے رہے ہیں. تو وہ جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, جب ہوتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس رسک لینے کی صلاحیت ہے, چاہے وہ ایز اے ہیومن ہے چاہے وہ فائنینشیل ہے, تو پھر آپ آزاد ویزا بھی لیں, چاہے وہ آپ ورک پہ ہیں, جیسا بھی وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن ہے. لیکن اگر آپ نے کہیں سے لون لے کے کوئی زمین بیچ کے کوئی چیز اور بیچ کے آپ نے ویزا خریدنا ہے اس امید پہ کہ یہاں آؤں گا اور میرا کچھ ہو جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے اس کے بارے میں. اور باقی چیزیں ورک ویزا کے حوالے سے, اور یہ ورک ویزا اور وہ سملر ہیں, صرف اس میں کام ہے اس میں کام نہیں ہے. اور باقی کچھ بہت ڈیٹیل قسم کی لیگل اس میں فرق ہیں دونوں میں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کی اتنی ضرورت ہے آپ کو سمجھانے کی, بتانے کی. جب آپ آئیں ورک وزٹ پہ کام کریں, اپنا آفشور اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ تھا اس جو سیگمنٹ ہے ہمارا ابھی نکاح سے پہلے کا, اس کے اس سے میں بات کی ہے. ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں, کسی اور میں کیا اس سے اگلے ولاگ میں جو کہ میں واپسی پہ انشاءاللہ بناؤں گا نکاح اور عمرہ کرنے کے بعد. اسٹے ٹیون, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.